नमस्कार, मैं हूं तरुण झा और आप देख रहे हैं राजनीति के धुरंधर। राजनीति में आज बात होगी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के धुरंधरों की। लेकिन धुरंधरों में एक सबसे बड़ा धुरंधर है जो धुरी से जिससे सब धुरंधर बंध जाते हैं। वो धुरी है ब्राह्मण। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण कितनी बड़ी धुरी है, तमाम धुरंधर इसे ही बड़ी धुरी क्यों मानते हैं, इसी पर विश्लेषण करेंगे हमारे साथी पत्रकार कृष्ण कुमार चौहान और शिवम यादव। धन्यवाद जी धन्यवाद। चौहान जी, यूपी में जो बहुत सारे धुरंधर हैं उन सब का एक बड़ा धुरंधर है, महाधुरंधर फैक्टर ब्राह्मण। बिल्कुल। ब्राह्मणों की यूपी की राजनीति में कितनी जगह है, कैसी जगह रही और अब आज की तारीख में उनकी क्या जगह है, हम चाहेंगे थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, ब्राह्मणों की वजह से ही मायावती मुख्यमंत्री बनी। जिसको अगर सत्ता चाहिए तो ब्राह्मणों की वोट जरूरी है। ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाँ तो हाथी वो नहीं गणेश है, हाथी नहीं ब्रह्मा गणेश विष्णु है। महेश हाँ, है। तो मायावती ने नारा दिया था, पहले कुछ अलग नारा था और जब सत्ता में आ गई, जो ब्राह्मणों से जीत कर फिर नारा चेंज कर दिया। उसको सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है मायावती की। ठीक है, वो तो मायावती की बात हुई। अब क्या है, अभी फिलहाल जो चल रहा है, फिलहाल क्या है कि ब्राह्मणों को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी भी आगे आ गई है। 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्रा की जयंती है, उसको लेके समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्र जो है बहुत बड़े हाँ, नेता रहे, छोटे लोहिया उन्हें कहा जाता बिल्कुल। रहा और समाजवादी नेता कभी रहे, भी समाजवादी पार्टी में केंद्रीय उनकी इच्छा मंत्री नहीं रहे। की जा सकी है। केंद्रीय मंत्री रहे। और उनका ब्राह्मणों के बीच में उनकी छवि बहुत मजबूत छवि रही, जैसे जाटों में चौधरी चरण सिंह चौधरी देवीलाल की छवि रही। बिल्कुल, उसी छवि को बनाने के लिए समाजवादी पार्टी कर रही है। जयंती को पर एक कार्ड जो है समाजवादी पार्टी खेलना चाहती है। हाँ, तो समाजवादी पार्टी ये कार्ड खेलना चाहती है क्योंकि समाजवादी पार्टी को पता है अगर ब्राह्मणों की वोट मिलेंगी और ब्राह्मण जीत के आएंगे तभी ही सरकार सत्ता में आ सकते हैं। क्योंकि एक रिकॉर्ड रहा है, जो पुराना रिकॉर्ड भी आप उठा के देखेंगे 2007 से भी, तो 2007 में मायावती, जब मायावती जीत के आई थी तो उनके विधायक कितने थे, ब्राह्मण विधायक जो थे उनके करीब 41 विधायक। आप अंदाजा इसी से लगा लीजिए ब्राह्मणों की कैसे सत्ता की धुरी बन गए ब्राह्मण। उसके बाद 2012 की बात करें, 2012 में समाजवादी पार्टी जीत के आई, 21 जो विधायक थे उनके करीब वो सारे ब्राह्मण थे। बात करें 2017 की, 2017 में बीजेपी जीत गई तो 46 ब्राह्मण विधायक जीत के आए और अब 2022 में भी 46 करीब बीजेपी की सीटें ब्राह्मण। तो इससे आप अंदाजा लगाते हैं कि ब्राह्मण किस तरह की, और उसी यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी से आए हाँ, मनोज पांडे बीजेपी हाँ, में आए तो उन्हें तुरंत मंत्री बना दिया। तो वो उस धुरी को ही अब समाजवादी पार्टी बनाना चाह रही है। अब इनका एक समाजवादी पार्टी का अभी तक नारा चल रहा था पीडीए, पिछड़ा दलित, एक बताते नहीं थे क्या था। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये अगड़ा ही होगा इनका। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के क्रियाकलाप चल रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा लीजिए ए का मतलब अगड़ा ही होगा। तो समाजवादी पार्टी भी खींचना चाह रही है, उधर कांग्रेस भी, उधर मायावती भी। तो ब्राह्मण इस तरह से एक धुरी के रूप में काम कर रहे हैं और जिस तरफ ब्राह्मण जाएंगे सत्ता उसी तरफ जाती दिख रही है। रिकॉर्ड के मुताबिक, ये हमने करी रिकॉर्ड बता रहे हैं 2007 से और अब तक का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से सत्ता उधर ही जाएगी लगभग। ये शिवम जी, ये सपा बड़े लंबे समय से अपनी एक छवि बना चुकी है मुस्लिम यादवों की राजनीति करने की, एम बाई समीकरण, और अब यह ब्राह्मण कार्ड खेलना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि कामयाबी मिलेगी, कोई कार्ड का काम करेगा? तरुण जी ऐसे समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी ये बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि सिर्फ मुस्लिम यादव से अब उसकी सत्ता तक का जो गलियारा है वो तय नहीं हो सकता। ये अखिलेश यादव को बहुत अच्छे से समझ आ गया था, इसीलिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया कि पिछला अगड़ा और दलित को हम साथ में मिलाएंगे। अब जब पीडीए का नारा दिया तो लेकिन अगड़े पे कभी खुल के बात नहीं हो रही थी। मुस्लिम वर्ग को तो अखिलेश साथ लेके चल रहे हैं लेकिन अगड़े पे कभी बात कर नहीं रहे थे। अब क्या चाह रहे हैं कि जब हम सत्ता में मुस्लिम और यादव समीकरण एम बाई समीकरण के अकॉर्डिंग नहीं आ सकते तो हमें वो जो हमारी छवि है मुस्लिम यादव वाली उससे बाहर आना है। हमें बताना है कि समाजवादी पार्टी यादवों तक सीमित नहीं है, समाजवादी पार्टी मुस्लिमों तक सीमित रही है। हमें ब्राह्मणों का वोट लेना ही पड़ेगा अगर हमें खासकर पूर्वांचल में अच्छा परफॉर्म करना है। हमें जहाँ जहाँ भी ब्राह्मणों की सीटें हैं वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना है तो हमें ब्राह्मणों का वोट चाहिए। और जैसा कि सर ने कहा कि बिना ब्राह्मणों के सत्ता नहीं हासिल की जा सकती उत्तर प्रदेश में। और वोटिंग परसेंटेज भी आप देखेंगे तो 10 से 12% एक स्टेट का वोट बैंक होना वो अपने आप में मायने रखता है। तो यही कारण है कि एक तो समाजवादी पार्टी को बाहर निकलना है
और दूसरा, अगर ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो जो वर्तमान में यूजीसी की वजह से ब्राह्मण वोट जो खफा है बीजेपी से, उसको वो भुनाने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर बीजेपी से ब्राह्मण वोट कटता है, जो कि पिछली 2 बार की सत्ता में 46 विधायक, सर ने जैसे बताया, उनकी एक सत्ता की धुरी का कारण रहा है, तो हो सकता है कि वो जो एमएलए उनके जो अभी 46 है, कल को 6 हो जाएं, 16 हो जाएं, ये एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन का कारण बनेगा। तो इसी आंकड़े को देखते हुए, और अखिलेश यादव इस पर जोर लगा क्यों रहे, सबसे बड़ी बात, अखिलेश को पता है कि मायावती जी कितना भी जोर लगा ले सीएम नहीं बन पाएंगी, सामने कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले नहीं बन पाएगी, सीएम नहीं बन पाएगी, ज्यादा से ज्यादा हमें समर्थन दे देंगे। तो अगर मैं ही सीएम बन सकता हूं तो क्यों ना मैं पूरा जोर लगाऊं और ब्राह्मणों को भी अपनी तरफ लेके आऊं, और मैं बताऊंगा कि भाई आपको जो बीजेपी दे रही है हम उससे अच्छे पद देंगे, मंत्री पद मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। तो इसी चीज को लेके सपा आगे बढ़ रही है। सफलता कितनी मिलती है ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन अनुमान यही है फिलहाल कि उनके अपनी जो M22 समीकरण छवि है उससे बाहर आना है। चौहान साहब, जैसा शिवम जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने एक खास दायरे में रहकर राजनीति की, दायरा था, लेकिन ब्राह्मणों को या अगड़ों को उनकी पार्टी में भी अच्छी जगह मिली। बिल्कुल मिली है। आज भी एलओपी उन्होंने माता प्रसाद पांडे को बनाया हुआ है, हाँ। उस जनेश्वर मिश्र एक बड़ा चेहरा थे ही, मनोज पांडे सपा से यहाँ आई ही हैं, बिल्कुल, और बहुत सारे नेता हैं। फिर ऐसी नौबत क्यों आ पड़ी कि अब उन्हें अपने पारंपरिक कार्ड से, पारंपरिक लाइन से हटकर ये यू टर्न लेना पड़ रहा है और ब्राह्मणों के दरवाजे पर जाना पड़ रहा है, जबकि इसके विरोध में ही उनका सुर रहा हमें। बिल्कुल। देखिए, क्या उनका जो फॉर्मूला था M/4 वाला फॉर्मूला, वो एक तरह से फेल हो गया। अब 2022 आज के समय प्रासंगिक नहीं, आज के समय प्रासंगिक है भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब वोट क्या है कि ब्राह्मण का वोट भी चाहिए, अगड़े का वोट भी चाहिए, उसमें राजपूत भी हैं और भी कई जातियां हैं, तो उन सब का वोट चाहिए, तभी सपा आगे बढ़ सकती है। M/2 के केवल एक ही फॉर्मूले पे वो आगे नहीं बढ़ सकते। अब उसमें क्योंकि सेंधमारी हो चुकी है। आप ये मत समझिए कि सारे यादव, मान लो 100% यादव यूपी के, उसमें से 10% या 15% तो बीजेपी को वोट दे ही रहे होंगे, 1% मायावती को वोट भी दे रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग तो नाराज रहते हैं कि सारे यादव सपा को वोट थोड़ी दे रहे होंगे, अब सारे ब्राह्मण बीजेपी को वोट थोड़ी दे रहे हैं। तो उन्हीं जो नहीं दे रहे, उन्हीं के लिए ये समाजवादी पार्टी कार्ड खेल रही है। अब कहीं ये उनका समीकरण फिट बैठता है तो उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने ये कार्ड खेला है कि भैया ब्राह्मणों को भी साथ लाओ, और भी सब जातियों को साथ ला रहे हैं। उन्होंने PDA इसलिए बनाया, अब ए का मतलब खुलकर सामने आ ही गया है। अब अंदाजा इससे लगाइए, आपके यूपी में, जो यूपी है, यूपी में करीब 100 से ज़्यादा सीटों पर ब्राह्मणों की वर्चस्व है जी। उन सीटों में अगर ब्राह्मण वहाँ, अगर एक ही पार्टी को, किसी को एक कोई वोट देते हैं तो वही आगे बढ़ जाएगी। जैसे बीजेपी को पिछली बार 40 सीटें मिली, और ज़्यादातर जो ब्राह्मण वाली सीट हैं, जो मतदाता वहाँ के जो तय करते हैं, वो पूर्व साइड में, जैसे गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया, जौनपुर, बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, अमेठी, वाराणसी, चंदौली और ये कानपुर, इलाहाबाद। हाँ, पूर्वांचल वो ब्राह्मण डिसाइडिंग फैक्टर है। और मछली शहर वगैरह में ब्राह्मणों का अच्छा वोट सपा को गया है, मतलब डिसाइडिंग फैक्टर है। अब जैसे बिकरू कांड हुआ था विकास दुबे वाला, तो उससे भी ब्राह्मण खपा हुए थे, वहाँ के लोकल के ब्राह्मण खपा। कि ये तो जो फैक्टर आपने गिनवाई वो तो है ही, पर क्या ये ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है कि इस बार यूजीसी को लेकर ब्राह्मण बीजेपी से भी कुछ नाराज? हाँ, बिल्कुल। और ऐसे सपा के पास एक मौका है कि लपक ले ब्राह्मण वोट बैंक। हाँ, तो बिल्कुल वही तो बनाने के चक्कर में सपा वो इसलिए तो वो कर रही है भाई। जनेश्वर मिश्रा की जयंती मनाना और उससे पहले बैठक करना, सभी ब्राह्मण विधायकों को बुलाना, अभी भी समाजवादी पार्टी में काफी ब्राह्मण विधायक हैं, उनको बुलाना, तो एक तरह से वही कोशिश की जा रही है। जो बीजेपी से नाराज है, जो बीजेपी से ब्राह्मण वोट छिटकेगा, वो सपा के पास आ जाए, ना कि कांग्रेस के पास चला जाए। या किसी परिणाम बहुत उल्टा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल। देखिए, आप तो खासतौर पे जो सपा का गढ़ है उस पूरे क्षेत्र में के रहने वाले हैं, बिल्कुल आप समझते होंगे कि सपा को जिस तरह से वहाँ वोट मिलता रहा, उसमें ब्राह्मण फैक्टर कितना असर डालेगा। और अगर पूर्वांचल में इस तरह की लहर चली तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार के लिए, बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी होगी, और सपा के लिए तो ये एक तरह का बोनस होगा। बिल्कुल। देखिए, पूर्वांचल में अपना दल भी है,
और अपना दल अच्छा खासा वोट बैंक शेयर करता है। पूर्वांचल की सिर्फ हम बात करें, उत्तर प्रदेश के मुकाबले उनका वोट शेयर कम दिखता है, बट पूर्वांचल में उनका वोट शेयर ज़्यादा है। और अपना दल जो है वो कहीं ना कहीं मायावती का वोट कट करता है। तो सीधी सी बात है, सपा को पता है कि वहाँ पे अपना दल और मायावती से हमें दलित वोट तो शायद ना मिले पूर्वांचल में, बट हम ब्राह्मणों का जो यूजीसी से खफाएं, इनका वोट अपनी तरफ कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा हमें अंतर दिखाई देगा, क्योंकि और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरी इंडिया के ब्राह्मण इसके विरोध में आंदोलन भी किए हैं, यूजीसी के खिलाफ सड़कों पे भी उतरे हैं, लोगों ने बड़ी सोशल मीडिया पे मांगे उठाई हैं, वीडियो बना बना के डाले हैं कि हमें पहले से ही आपने अपराधी घोषित कर दिया, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक चीज को, एक नरेटिव को बिल्ड किया जाए कि भाई इतने हजार वर्षों से कुएं में पानी नहीं पीने दिया या ऐसी चीजें नहीं हुई। मैं किसी दलित या किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो नरेटिव अब नहीं चल सकते। आप पहले से ही किसी को अपराधी मान के कोई लॉ या नियम नहीं बना सकते। और यूजीसी के नियम को ऐसा ही क्लेम किया गया कि ऐसा है, और बहुत बड़ी जनता में मंत्री बहुत सारे थे, बीजेपी को उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। अब सारा का सारा मैटर ये है कि अगर ये नियम चुनाव हो सकता है, चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आ जाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो स्थिति भयावह हो सकती है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोट शेयर है। और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि बीजेपी ये करती है कि भाई एमवाई जो समीकरण है, अगर ये सत्ता में आते हैं तो तुम्हारी नाक में दम कर देंगे, या आप असुरक्षित रहेंगे, रोडों पे अराजकता फैल सकती है, इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। अगर वही पार्टी में ब्राह्मण भी जाते हैं तो सीधी सी बात है वो उनका नेतृत्व करेंगे, और वो ब्राह्मण ये अपने वर्ग को विश्वास दिलाएंगे कि एमवाई समीकरण के साथ हम भी इसी में हैं और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। और अगर ये विश्वास जीतने में समाजवादी पार्टी आगे निकलती है तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं, जो अभी योगी आदित्यनाथ को उतनी टक्कर देती दिखाई नहीं दे रही है, हो सकता है कि वो टक्कर दे। और अगर टक्कर पे बात आई तो आप जानते हो कि कांग्रेस और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को समर्थन कर देंगे। मैं इसमें जोड़ता हूँ पहले कि ये सपा की राह इतनी आसान भी नहीं है कि उसे ब्राह्मण वोट मिल जाए। हाँ, उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि गांव में कहते हैं कि तीली लगा दी। अब तीली लगाने वाले लोग भी आ जाएंगे इसमें, जैसे राजकुमार भाटिया ब्राह्मणों को क्या क्या बोल चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। हाँ, उनके बयान को देखें तो मुझे लगता है कि सपा इतना यूटर्न ले कैसे पाएगी। हाँ, तो वो वही कहानी वही है कि तीली लगाने वाले। तो राजकुमार भाटी ने पहले से ऐसी तीली लगा रखी है कि उतना आसान नहीं है सपा के लिए, जितना सपा सोचे बैठी है इतना आसान है ब्राह्मण वोट को अपनी ओर खींचना। बहुत ब्राह्मण स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, उससे बीजेपी का वोट बैंक रहा है। हाँ, शुरू से रहा है। शुरू से ब्राह्मण बुनिया की पार्टी कही जाती है। अब क्या है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लो, ब्राह्मणों के लिए हर वक्त ऐसी बातें करना, उनको हमारे ग्रंथों को जलाना, ये इस तरह की चीज़ें करना, तो वो चीज़ें एक जगह फैक्टर मैटर तो करता है कहीं ना कहीं। लोगों के दिमाग में स्मृति तो रहती है ही, भले ही उसमें 1% 2% भावनाओं का ही हाँ, तो है। भावनाओं का सारा का सारा खेल भावनाओं का है। हमारी जो राजनीति है पूरी वो जाति पे टिकी हुई है, जाति पे ही वोट मिलते हैं, और जन भावना जिस तरफ होती है लोग उसी तरफ चलते हैं। पूछना चाह रहा था कि सपा के लिए राह आसान नहीं है, उतनी आसान नहीं। यूपी में मुझे लगता है 21 में से 6 मुख्यमंत्री जो ब्राह्मण रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। नारायण दत्त तिवारी तो 3 बार ब्राह्मण हुए। 3 बार। तो ब्राह्मणों की राजनीति में इतनी ठसक रही, और आज जो है यूपी के अंदर पिछले कुछ समय से अब जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं तो एक फैक्टर, एक नैरेटिव जरूर बनने लगा है। भले हो जबरदस्ती बनाया जा रहा हो, गुमराह करके बनाया जा रहा हो, या अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का एक फैक्टर बनने लगा है। यूपी में वैसे भी ठाकुर और ब्राह्मण थोड़े टकराव की स्थिति में रहे हैं। अब एक दल ऐसा जिसका नेतृत्व ठाकुर करेंगे, तो क्या सपा के पास ऐसा एक विकल्प है कि सपा किसी ब्राह्मण को, सपा ने अभी माता प्रसाद पांडे का लोग बनाया हुआ है, किसी ब्राह्मण का मुख्यमंत्री चेहरा प्रोजेक्ट कर दे? ऐसे में तो स्थितियां कुछ भी बहुत अलग भी हो सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि सपा कोई ब्राह्मण चेहरा प्रोजेक्ट करेगी। डिप्टी सीएम की बात तो हो सकती है कि डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट कर दे। डिप्टी सीएम बनाने की बात आ रही थी, तो डिप्टी सीएम तो वो प्रोजेक्ट कर सकती है, लेकिन सीएम तो अखिलेश यादव का ही चेहरा है। बिल्कुल, अखिलेश यादव के नाम पे ही वोट मिलने हैं। सपा का अध्यक्ष जैसा पद,
हाँ, ये हो सकता है अध्यक्ष जैसा पद। विधानसभा अध्यक्ष का पद, हाँ, विधानसभा अध्यक्ष का पद, ये इस तरह से स्पीकर का पद क्योंकि ब्राह्मणों का बिल्कुल। बड़ा एक वोट बैंक। देखो, अगर वोट बैंक मिलेगा, वोट आएगा, तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो आगे भी तो उनसे फायदा लेना है, तो ये सब चीजें करनी ऐसा हो पड़ेंगी, सकता उनको है देना जो पड़ेगा। खबरें आ रही थी वो ये आ रही थी कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे अगर सपा सत्ता में आई, उसमें से एक मुस्लिम होगा और एक ब्राह्मण होगा। तो इस तरीके की खबरें चल रही हैं, लेकिन सपा की तरफ से कोई ऑफिशियल हैंडल नहीं, से मैं- या अखिलेश यादव जी की तरफ से ऐसा कोई लेकिन कंफर्मेशन निश्चित है रूप से अगर नहीं। उन्हें मांग ब्राह्मणों दोनों को टीमें अपनी कर ओर रही हैं। आकर्षित करना है तो उन्हें कुछ तो देना ही पड़ेगा, बिल्कुल ठोस। देना पड़ेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता- ब्राह्मण सत्ता के बाद सिरमौर रहे, ये आंकड़े लेकर बिताने का प्रयास यही किया कि भाई मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसा नहीं कि उनकी एक कोई वो बड़ी फोर्स नहीं है और ड्राइविंग फोर्स नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल ड्राइविंग फोर्स तो में। वो वंचित ही सी पद से है कि पिछले कई साल की राजनीति में मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ से पहले नाम ही ध्यान में नहीं आ रहा है कि कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री इतने सालों बीच में हुआ हो। नहीं, योगी आदित्यनाथ से पहले मुझे नहीं लगता। जैसे ब्रजेश पाठक है, नारायण दत्त तिवारी ही नारायण नाम- तिवारी, हाँ, वैसे तो उसके मेन मुख्यमंत्री बाद तिवारी जी 90 के बाद दशक में किसी समय रहे, हाँ, तो और उसके बाद से लंबे समय से आज तक तो उनके बाद तो कोई तीन ब्राह्मण दशक के करीब राजनाथ का सिंह समय जी, हो गया। कल्याण सिंह जी, मायावती, 3 मुलायम दशक का सिंह, समय हो गया, कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं नहीं, बना। नहीं, ब्राह्मणों में एक इस बात की चाह तो है। बिल्कुल। भाई है। देखो, तो हर ऐसे में आप क्या समझते हैं, कितनी गुंजाइश है? उप मुख्यमंत्री से ऊपर नहीं दे पाएंगे पद, ये आप मान लो। कुछ भी हो जाए, इससे बड़ा पद नहीं दे सकती समाजवादी पार्टी, कभी भी नहीं दे पाएगी। और इतना आसान भी नहीं होगा, जैसा सर ने कहा कि इतनी राह आसान नहीं है उनके लिए। मेन चीज़ क्या है कि जैसे बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बीजेपी ने बड़े पद भी दिए हैं, बड़ा सम्मान भी दिया है। अभी भी आप देखें उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं। तो बीजेपी हमेशा से इस चीज़ को संभालती हुई आई है कि भाई राष्ट्रवाद में और ब्राह्मणवाद में हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और बीजेपी ने ऐसा किया है, SC ST एक्ट जो कम हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा ग्राफ नीचे गया है जब से बीजेपी सत्ता में आई है। नहीं तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, समाजवादी पार्टी सरकार में ऐसी स्थिति थी, या मायावती सरकार में, कि आदमी की अगर गाली गलौज हो गई तो जाके थाने में SC ST एक्ट लगा देता था। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी एक राहत मिली। दुरुपयोग, दुरुपयोग होता एक तरीके से SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता था। सपा के नजरिए से बात करें थे, बीजेपी भी उतना ही दौड़ रहा है, बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। बिल्कुल। तो बीजेपी का क्या विकल्प है कि वो ब्राह्मणों को इंटैक्ट रखे, अपने साथ देखिए, बनाए रखे? मैं इस बार बता रहा हूँ, अगर योगी आदित्यनाथ के नाम पे चेहरे पे चुनाव होना है, वही मुख्यमंत्री होंगे अगर जीतते हैं तो। और अगर वो सेंटर में जाते हैं तो हो सकता है कि ब्राह्मण चेहरा कोई यूपी में मुख्यमंत्री बन जाए। हालांकि इसको हाँ, सेंटर जाने के भी हाँ, तुरंत में तो कुछ संभावना दिखाई नहीं अभी देती। तो संभावना तो नहीं ऐसे है। बीजेपी का क्या होगा बताने के लिए जिसके आधार पर उनका ब्राह्मण वोट बैंक इंटैक्ट रहे? देखिए, ब्राह्मणों के लिए जो अब तक बीजेपी ने काम करे वो सब है बताने के लिए। और इस बार उप मुख्यमंत्री हैं, और भी कई लोगों को कैबिनेट में भी पद दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, तो वो उसी के आधार पर चलेंगे। और हो सकता है इस बार कोई बड़ी घोषणा कर दें। अब हो सकता है अध्यक्ष पद दे दिया जाए, अध्यक्ष पद जो यूपी का अध्यक्ष पद दे दिया जाए ब्राह्मण को किसी को, और वो स्पीकर जैसा आप करें, स्पीकर का पद मिल जाए कोई, तो पद तो मिलेंगे उनको। लेकिन सीएम तक हालांकि पिछले टर्म हाँ, में ब्राह्मण को दिया हुआ था, हृदय नारायण दीक्षित जी को स्पीकर बनाया हाँ, हुआ था। बिल्कुल। तो हो सकता है कि इस बार भी बीजेपी उसी तरह से करे। लेकिन सीएम के लिए तो अभी बीजेपी में भी गुंजाइश दिख नहीं रही कि दोनों में ही नहीं है। अभी तो योगी अगर योगी आदित्यनाथ का सीएम फेस हटाया जाता है तो इलेक्शन हार जाएगी अगर बीजेपी। मायावती देखो एक बात कह रहे हैं, मतलब जीत जाए, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, तो वहां भी मायावती बनेंगी। सतीश चंद्र मिश्र की कोई बड़ी भूमिका नहीं हो सकती। नहीं, वो कहाँ भूमिका, क्या वो एक तरह से जैसे किसी को हासिल, जैसे किसी को चुनाव लड़ाते हैं, बस वो पीछे ही रहेंगे, सीएम तो बन नहीं सकते। उनको पद बड़ा मिल जाए, बहुत सारी चीजें मिल जाए, और आनंद को भूमिका नहीं दी कुछ भी हो सकती है अगर सतीश जी को आगे बढ़ाना होता तो जाति है कि जाति नहीं, भले ही कितना भी राजनीति में शुचिता की बात हो, नए फैक्टर्स की बात हो, लेकिन जाति पर तो बात आ ही जाती है। अब ये जाति कितना असर दिखाएगी, इसका क्या परिणाम निकलेगा, ये जानने के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा लोकप्रिय शो राजनीति के धुरंधर। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।